डेस्टिनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता आपके अपने चैनल डेस्टिनिया पर आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 11 में मूल्यांकन का अभ्यास किया गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए आंतरिक परीक्षण, बी वार्षिक बाह्य परीक्षण, सी आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए परीक्षण? आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी विद्यार्थी से निम्न में से क्या आंकना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक को सुनने की क्षमता, बी बिना समझे रखने की क्षमता, सी गणितीय संप्रेषण, डी अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। किसी विद्यार्थी से निम्न में से क्या आंकना चाहिए? तो यहाँ पर होगा आपका अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। विद्यार्थी से यही आंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। ऑप्शन ए एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, बी संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, सी गणितीय संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, डी छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। तो कौन सा है संकेतक? गणितीय संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्रांचल होगा केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, बी अंकित घड़ी और सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, सी केवल सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, डी केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना। तो कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्रांचल होगा। क्या प्रांचल होगा कक्षा 4 के विद्यार्थी के लिए? अंकित घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। ये सब उसे आना चाहिए कक्षा 4 के विद्यार्थियों को। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अंकित घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए संवर्धन, बी समुच्चय, सी पृथक्करण, डी योग की पुनरावृत्ति। तो कक्षा 2 में शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया है, जिसमें बोल रहा है कि एक टोकरी में 5 सेब है और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए हैं। तो बताइए कुल टोकरी में कितने सेब हैं? तो ये जो शाब्दिक प्रश्न है इसका जो है किस मॉडल से या श्रेणी से संबंधित है? तो ये जो है समुच्चय से संबंधित है, क्योंकि समुच्चय से तात्पर्य होता है वस्तुओं का संग्रह। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, समुच्चय मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में प्रोन्नति के लिए,
बी अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, सी उपलब्धि की जांच करने के लिए, डी प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? उपलब्धि की जांच करने के लिए कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है, उसकी उपलब्धि कितना हुआ है, उसी की जांच के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उपलब्धि की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? ऑप्शन ए निदानात्मक मूल्यांकन, बी रचनात्मक मूल्यांकन, सी सारांशात्मक मूल्यांकन, डी भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? तो किस प्रकार के मूल्यांकन विद्यार्थियों को फीडबैक दिया जाता है? निदानात्मक मूल्यांकन में। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन में बच्चों के कमियों का निदान किया जाता है, उसके बाद उनको फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशा है कि ऑप्शन ए शिक्षार्थी प्रतिशाली बुद्धि का है, बी शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है, सी शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, डी शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 है, तो इसका आशय क्या है? आप लोग जानते हैं कि बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर होता है आपका, क्या होता है आपका? मेंटल एज बटा में क्रोनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, क्रोनिकल एज मतलब वास्तविक आयु। तो जब आपका IQ 100 होगा और यहाँ पर भी 100 है तो दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? मानसिक आयु और क्रोनिकल एज यानी मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा होगा? डी, शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर होगी जब शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता, बी वैधता, सी विश्वसनीयता, डी ये सभी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता ये सही है, वैधता ये भी सही है, विश्वसनीयता ये भी सही है। अतः यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे ये सभी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता में वस्तुनिष्ठता भी आती है, वैधता भी होती है और विश्वसनीयता भी होती है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है? ऑप्शन ए जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना, बी विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, सी शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए, डी उपरोक्त सभी। तो गणित के अधिगम के प्रति शिक्षक की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। पहला दिया है जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना। ये जरूरी है क्योंकि विद्यार्थी को जो पढ़ाना है उससे पूर्व ज्ञान की जांच किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, जो भी विषय सामग्री है शिक्षार्थी के अनुभव से जो है संबंधित करना जरूरी है। शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोग से अवगत कराना जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। दैनिक जीवन की स्थितियों से अनुप्रयोग जोड़ना चाहिए, उनको संबंध बनाना चाहिए, तो ये भी सही है यहाँ पर। इसलिए आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अतः गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए तीनों सही है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग
180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद ... चरण पर है। पहला चरण दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संवेदी गतिक अवस्था, तीसरा मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राशिद कक्षा 5 में पढ़ता वो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको जो है वो अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाई हो रहा है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद कौन से चरण पे है? राशिद जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किरण विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? ऑप्शन ए संक्रियात्मक अवस्था, बी परिणात्मक अवस्था, सी विभजनात्मक अवस्था, डी गुणनखंडी अवस्था। किरण विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वो 4 को 2 प्लस 2 भी लिख सकती है, 4 को 1 प्लस 3 भी लिख सकती है। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? तो संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? संक्रिया अवस्था पर। तो वह विकासात्मक अवस्था में संक्रिया अवस्था पर है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, संक्रिया अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तरी, बी वर्ग पहेली, सी भूमिका निर्वाह, डी सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। तो सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? सर्वेक्षण आधारित परियोजना करना, जो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित विद्यार्थियों की समझ आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है। ऑप्शन ए पानी की टंकी, बी धागे का एक टुकड़ा, सी एक लोहे की पेटी, डी एक गेंद। तो देखिए एक पानी की टंकी आयतन की अवधारणा के लिए सही है। लोहे धागे का एक टुकड़ा ये सही नहीं है, क्योंकि धागा एक ऐसे होता है जो कि आयतन की अवधारणा सीखने के लिए आपका सही प्रादर्श नहीं है। एक लोहे की पेटी आयतन आकार का होता है और एक गेंद भी आयतन में होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, धागे का एक टुकड़ा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए अवधारणात्मक ज्ञान, बी प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, सी प्रतिक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रतिक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान की। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, प्रतिक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। तो दोस्तों कैसा लगा मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।